अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सेल साइकिल। सेल साइकिल बेसिकली क्या है? सेल साइकिल में आ जाती है ग्रोथ, रेप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी सेल का साइज़ में बढ़ना, ग्रोथ, रेप्लिकेशन यानी कि सेल के अंदर जितने भी कंटेंट्स हैं, उसमें डीएनए है, उसमें जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं उनका रेप्लिकेट करना, मेनली डीएनए का रेप्लिकेट करना, और डिवीजन यानी कि सेल का दो डॉटर सेल्स में डिवाइड करना। एक सेल जो है वो क्या करता है, अपने साइज में इंक्रीज करता है, ग्रोथ शो करता है, फिर उसका डीएनए रेप्लिकेट करता है, फिर वो सेल जो है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाता है। इस सीरीज ऑफ स्टेजेस को इन सीरीज ऑफ स्टेजेस को चेंजेस को हम बोलते हैं सेल साइकिल, जिसमें ग्रोथ आ गई, रेप्लिकेशन आ गई और डिवीजन आ गई। ठीक है, एक सेल जो है वो क्या करेगा, ग्रोथ शो करेगा, रेप्लिकेट करेगा उसका डीएनए, और वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। फिर वो दोनों डॉटर सेल जो हैं वो भी साइज में ग्रो करेंगे, वो भी अपने डीएनए को रेप्लिकेट करेंगे, वो भी आगे से फर्दर दो दो सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो ये जो होल प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम सेल साइकिल, और ये एक सेल से दूसरे सेल में चलता रहता है। सेल साइकिल को हम मेनली दो फेजेस में डिवाइड करते हैं, एक है इंटरफेज और दूसरी है माइटोटिक फेज या माइटोसिस। ठीक है, इंटरफेज जो है बेसिकली ये नॉन डिवाइडिंग फेज है, यानी कि इस फेज में सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता। ठीक है, दो फेजेस में हमने कहा डिवाइड किया, एक है इंटरफेज और दूसरी है माइटोसिस। इंटरफेज में हमने कहा कि नॉन डिवाइडिंग फेज है, सेल डिवाइड नहीं कर रहा, और माइटोसिस जो है उसमें सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाता है। इंटरफेस को हम अक्सर ये रेस्टिंग फेज भी बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इंटरफेस जो है वो रेस्टिंग फेज बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इंटरफेस के दौरान बहुत ज़्यादा एनॉर्मस बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। बेसिकली इंटरफेस का मकसद ही सेल को माइटोसिस के लिए यानी कि डिवीजन के लिए प्रिपेयर करना होता है। तो डिवीजन से पहले जितनी भी तैयारियां या प्रेपरेशंस रिक्वायर्ड हैं वो सारी हो रही होती हैं इंटरफेज में, और जब वो सारी तैयारियां मुकम्मल हो जाती हैं तो सेल फिर डिवाइड कर जाता है। ठीक है, इंटरफेज को हम फर्दर 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं, एक है G1 फेज, एक है S फेज और दूसरी है G2 फेज। ठीक है, G1 फेज को हम पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोलते हैं और G2 को हम प्री माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। प्री का मतलब है पहले और पोस्ट का मतलब होता है बाद में आना। तो G2 G1 फेज, S फेज, G2 फेज के बाद सेल ने जो है वो डिवाइड कर जाना है, यानी कि माइटोटिक फेज में आ जाना है। तो सेल डिवाइड कर गया तो फिर से अगेन शुरू हो जाएगी G1 फेज, S फेज, G2 फेज। ठीक है, तो सेल के डिवाइड करने के बाद यानी कि माइटोसिस के बाद कौन सी फेज आ रही है, G1 फेज। तो इसलिए G1 को फेज को हम पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। फिर G1 फेज, S फेज, G2 फेज, और G2 फेज के बाद माइटोसिस होती है। तो इसका मतलब है कि G2 फेज माइटोसिस से पहले आ रही है, तो इसलिए इस फेज को हम बोलते हैं प्री माइटोटिक फेज, पोस्ट माइटोटिक एंड प्री माइटोटिक। तो G1 फेज जो है ये पोस्ट माइटोटिक फेज है, क्योंकि ये माइटोसिस के फ़ौरन बाद स्टार्ट हो जाती है G1 फेज। फिर S फेज हुई, फिर G2 फेज हुई, फिर माइटोसिस हुई। तो माइटोसिस से पहले G2 आ रही है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे प्री माइटोटिक फेज। टोटल जो सेल साइकिल है ये 24 आवर्स का होता है अगर हम ह्यूमंस की बात करें। ठीक है, बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स में ये इसका टाइम पीरियड वेरी कर सकता है, लेकिन इन द केस ऑफ ह्यूमन सेल इट इज़ ऑफ टोटल 24 आवर्स। 24 आवर्स जो हैं यानी कि 24 घंटे, तो इनमें से एस फेज जो है उसको 9 आवर्स लगते हैं, G1 फेज को 9 आवर्स लगते हैं, S फेज को 10 आवर्स लगते हैं, G2 फेज को 4.5 आवर्स लगते हैं, और माइटोसिस को 30 मिनट्स। ठीक है, तो टोटल अगर हम इनको ऐड करें तो ये 24 आवर्स बन जाते हैं। अब हम देखते हैं कि G1 फेज में होता क्या है। G1 फेज में होती है सेल की ग्रोथ। सेल बढ़ेगा साइज में, जैसे कि हमने सेल साइकिल में कहा था कि 3 चीज़ें होती हैं, ग्रोथ, रेप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ग्रोथ जो है यानी कि सेल का साइज में बढ़ना, ये किस फेज में हो रहा है, G1 फेज में। G1 फेज में हुई ग्रोथ, फिर इस फेज में क्या होती है, एंजाइम सिंथेसिस। बहुत सारे एंजाइम्स जो माइटोसिस के लिए रिक्वायर्ड है माइटोसिस के प्रोसेस में, या एस फेज में
एस फेज़ में डीएनए सिंथेसिस हो रही है, यानी कि डीएनए की रेप्लिकेशन होगी। और रेप्लिकेशन में हमने पढ़ा कि कितने एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं, डीएनए पॉलीमरेसिस, आरएनए पॉलीमरेसिस, ठीक है। तो ये सारे एंजाइम्स की सिंथेसिस किस फेज़ में हो रही है? G1 फेज़ में, ठीक है। फिर उसके बाद G1 फेज़ में होती है न्यूक्लियोटाइड्स की एक्यूमुलेशन, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स को इकट्ठा करना, स्टोर करना। क्योंकि जो आगे आने वाली फेज़ है यानी कि एस फेज़, जिसमें डीएनए सिंथेसिस होनी है, और हमें पता है कि डीएनए सिंथेसाइज करने के लिए हमें न्यूक्लियोटाइड्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो उन न्यूक्लियोटाइड्स को ऑलरेडी गैदर कर लिया जाता है, एक्यूमुलेट कर लिया जाता है G1 फेज़ में, ठीक है। समटाइम्स कहता क्या होता है कि सेल जो है वो G1 फेज़ से एस फेज़ में एंटर होने की बजाय एक और फेज़ में एंटर हो जाता है जो इंटरफेस का पार्ट नहीं है, ठीक है, G0 फेज़। तो सेल क्या करेगा? इन सम केसेस, इन एक्सेप्शनल केसेस, G1 फेज़ में से सेल चला जाएगा G0 फेज़ में। और G0 फेज़ जो है ये नॉन डिवाइडिंग फेज़ है, यानी कि जब सेल G0 फेज़ में चला जाता है तो फिर वो डिवाइड नहीं करता, ठीक है। तो इस फेज़ को हम बोलते हैं G0 फेज़। तो सेल जो है वो इस फेज़ में चले जाते हैं, वो इस फेज़ में जो है वो एक हफ्ते के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, या कुछ महीनों के लिए, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरे लाइफ टाइम के लिए वो G0 फेज़ में चले जाते हैं और वो सेल्स कभी डिवाइड नहीं करते। और हमें पता है कि जो हमारे नर्व सेल्स हैं, जो नर्वस सिस्टम का पार्ट है, वो एक दफ़ा मैच्योर हो जाए तो फिर वो सेल्स डिवाइड नहीं करते। इसके अलावा जो हमारे आई के सेल्स हैं, ठीक है, ये सेल्स भी G0 फेज़ में एंटर हो जाते हैं G1 फेज़ के बाद, और ये सेल्स कभी डिवाइड नहीं करते थ्रू आउट द लाइफ टाइम, ठीक है। अब G1 फेज़ में हमने कहा ग्रोथ हुई, एंजाइम सिंथेसिस हुई, न्यूक्लियोटाइड्स को स्टोर किया, और कुछ केसेस में हमने कहा कि G1 के फेज़ के बाद सेल चले गए G0 फेज़ में, उन्होंने फर्दर एस फेज़, G2 फेज़ या माइटोसिस नहीं करनी, वो सेल्स ने कभी डिवाइड नहीं करना, ठीक है। या फिर थोड़े टाइम पीरियड के लिए वो G0 फेज़ में चले जाते हैं, और कुछ अरसे बाद वो फिर से एस फेज़, G2 फेज़ और माइटोसिस शो करते हैं, ठीक है। अब G1 फेज़ जो है वो 9 आवर्स में कंप्लीट हुई, तो इसके बाद स्टार्ट हो जाएगी एस फेज़। एस फेज़ में क्या होता है? एस फेज़ में होती है डीएनए सिंथेसिस और क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी सेल ने डिवाइड करना होता है तो इन द केस ऑफ ह्यूमन दे आर टोटल 46 क्रोमोसोम्स। तो वो 46 क्रोमोसोम जो हैं वो अपने आप को डुप्लीकेट कर लेते हैं, अपना जो नंबर है वो बढ़ा लेते हैं। और वो कैसे बढ़ाते हैं? डीएनए को रेप्लिकेट करके, ठीक है। रेप्लिकेशन के ज़रिए हर डीएनए अपनी एक एक कॉपी प्रिपेयर कर लेता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है, ताकि जब माइटोसिस हो तो दोनों डॉटर सेल्स को इक्वल अमाउंट में डीएनए मिले, ठीक है। एस फेज़ हो गई जिसमें डीएनए सिंथेसिस हो रही है और इसको लगे 10 आवर्स। इसके बाद जो है वो स्टार्ट हो जाएगी G2 फेज़। G2 फेज़ जिसको हम प्री माइटोटिक फेज़ भी कह रहे हैं, इस फेज़ में क्या होता है? इस फेज़ में एनर्जी की स्टोरेज की जाती है, एनर्जी स्टोर की जाती है जो रिक्वायर्ड होगी माइटोसिस के प्रोसेस के लिए, क्रोमोसोम्स को मूव करने के लिए। जब हम माइटोसिस को आगे डिटेल में पढ़ेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, तो एनाफेज में हम देखते हैं कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो जब सेपरेट होते हैं तो वो सेल के दोनों एंड्स की तरफ मूव करते हैं। तो उस मूवमेंट के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है वो किस फेज़ में स्टोर कर ली जाती है? G2 फेज़ में। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स की सिंथेसिस भी होती है इस फेज़ में, जो माइटोसिस के लिए रिक्वायर्ड होंगी। इसके अलावा आरएनए की सिंथेसिस भी होगी और माइक्रोट्यूब्यूल की सिंथेसिस भी होगी, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो स्पिंडल फाइबर्स बनाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। और स्पिंडल फाइबर्स हम जानते हैं, जब हम माइटोसिस पढ़ेंगे डिटेल में, तो स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो बनते हैं माइटोसिस के दौरान, जो एनाफेज के दौरान क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो उन स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बनते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल की भी सिंथेसिस होगी, आरएनए की सिंथेसिस हो रही है, कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स बन रही हैं और एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है। अब इंटरफेज हो गई है कंप्लीट। अब इंटरफेज जब हो गई, अब सेल रेडी है माइटोसिस करने के लिए, यानी कि डिवाइड करने के लिए। माइटोसिस को हम डिवाइडिंग फेज भी कहते हैं। और इन द केस ऑफ ह्यूमन माइटोसिस जो है वो 30 मिनट्स की होती है। माइटोसिस को फर्दर हम 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे। और यहाँ पे एक पॉइंट जो उन्होंने बताया वो है यीस्ट।
यीस्ट जो है इसके सेल साइकिल को टोटल 90 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। ह्यूमन के केस में हमने कहा कि 24 आवर्स है और यीस्ट को कितना टाइम रिक्वायर्ड है 90 मिनट्स, यानी कि इनको बहुत कम जो टाइम है वो रिक्वायर्ड होता है, ऑलमोस्ट 1.5 आवर। इसीलिए जो यीस्ट हैं वो बहुत कम टाइम पीरियड में अपनी बहुत ज़्यादा जनरेशन्स बढ़ा लेते हैं, अपना नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, क्योंकि उनका जो सेल साइकिल का टाइम पीरियड है वो बहुत ही कम है।